नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय प्रताप झा। आप लोग देख रहे हैं मधुबनी टीवी। कोविड पे हमने नियंत्रण प्राप्त कर लिया है। इसमें जितने भी लोग हैं जिनकी भूमिका रही है, मैं चाहूँगा कि मधुबनी के उन तमाम लोगों को मैं इंटरव्यू करूँ। इस वक्त हमारे साथ हैं अमरीश रंजन पांडेय, जो कि युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं। तो सर, सबसे पहले थोड़ा-सा आप अपना परिचय देते हुए, आप लोगों ने क्या कुछ अपना एक्टिविटी या जो भी कुछ किया है वो बताइए? जी पहले तो मेरा नाम अमरीश रंजन पांडे है और मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ भारतीय युवा कांग्रेस का। मैं आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले तमाम लोगों से कहूँगा कि सभी लोग टीकाकरण अपना ज़रूर करवाएँ, वैक्सीनेशन करवाएँ क्योंकि वैक्सीनेशन ही इसका एकमात्र उपाय है। क्योंकि वैक्सीनेशन नहीं होगा और आप बीमार पड़ेंगे तो हॉस्पिटल की क्या स्थिति है, ऑक्सीजन की क्या स्थिति है, सरकार की क्या स्थिति है, वो सबको मालूम है। तो वैक्सीनेशन करवाएँ। रही बात आपने जो पूछा कि आप लोगों ने क्या किया? तो पूरे देश में यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पूरा परिवार जब पहला लॉकडाउन हुआ था, जब लोग ख़ास तौर पे जब दिल्ली से लोग पलायन कर रहे थे, मुंबई से पलायन कर रहे थे, 2021 का पैदल जी। चल रहे थे, 20 की बात कर रहा हूँ आपसे, जब चल रहे थे तब से लेके आज तक पूरा कांग्रेस परिवार खड़ा है लोगों के साथ और आज भी खड़ा है और आगे भी है, भगवान ना करे ज़रूरत पड़ी तो हम खड़ा रहेंगे। उसी क्रम में मधुबनी ख़ास तौर पे मिथिला रीजन में जो स्थितियाँ देखने को मिली कि क आप देखेंगे कि एम्स और दिल्ली के दूसरे हॉस्पिटलों के बाहर अगर सबसे ज़्यादा किसी का भीड़ होता है तो बिहार के लोगों का होता है। ऐसी परिस्थिति में यहाँ की हेल्थ स्थिति कैसी है वो से सबके सामने है, चाहे दरभंगा मेडिकल कॉलेज की बात करें या पटना की बात करें, हर जगह की स्थिति है। तो यहाँ की स्थिति भयावह थी, एक गरीबी, ऊपर से ये पैंडेमिक, सरकार की पूरी तरीके से आँख मूंद लेना। तो इस सबको ध्यान में रख के हम कुछ साथियों से बात करके हमने यहाँ पे एक एसओएस मिथिला जो कि आईवाईसी का जो हमारा एसओएस आईवाईसी है उसी का एक एक्सटेंशन हमने एक मिथिला रीजन के पे खास तौर पे ध्यान रख के किया, जिसके थ्रू हम लोग इनिशियली ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन फिलिंग करवाना, बेड की व्यवस्था कहीं भी कैसे भी करके हॉस्पिटल में गवर्नमेंट में, प्राइवेट में। उसके बाद जो तीसरा रहा हमारा कि कभी आपने सुनने में आया होगा जैसे उदाहरण के तौर पे मधुबनी के ही कोविड सेंटर डांटी में खाने के मतलब कोविड पेशेंट को खाना नहीं दिया जा रहा था, दवाई की बात तो छोड़िए। तो कोशिश की गई कि एसओएस मिथिला के द्वारा उन लोगों को, उन बीमार लोगों को और उनके घर में अगर कोई नहीं है, तो जो उनके ध्यान रखने वाले हैं उनको खाना पहुँचाया जा सके। उसके अलावा पूरे रीजन में हमने मास्क बाँटने का एक कोशिश किया कि लोगों को समझाएँ कि मास्क पहनें। उसके अलावा हमने सैनिटाइज़ेशन करवाने की कोशिश की जो कि पिछले साल से हमारा चल रहा है ये कैंपेन, जब से शुरू हुआ है तब से। तो ये तमाम चीज़ें हम अपने लेवल पे कर रहे हैं। अभी भी हमारी जो जितनी भी चीज़ें हैं उसको ध्यान में रख अभी के भी एक्टिव है वो? पूरे तरीके से एक्टिव है और आज भी अब तो हाँ, एक चीज़ जो मैं भूल गया आपको बताना कि सबसे ज़्यादा जब ब्लड की बात हो रही थी, प्लाज़्मा की बात हो रही थी, हमें उम्मीद से ज़्यादा लोगों का सपोर्ट यहाँ पे मिला। ऐसे-ऐसे युवा मिले कि पर्व त्योहार को परे रख के उन्होंने ब्लड डोनेशन किया और प्लाज़्मा डोनेट किया। प्लाज़्मा डोनेशन जब बैन कर दिया गया, ज़रूरत नहीं पड़ी तो उसके बाद नॉर्मल इलाज के लिए वैसे भी ब ब्लड की ज़रूरत पड़ी और बहुत सारे साथियों ने ब्लड डोनेट किया इसमें। तो ये तमाम चीज़ें चल रही है और अभी आने वाले समय में जो हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि एक जिसको आपदा कहते हैं, पर मैं उसे आपदा नहीं कहता, बिहार की विभीषिका जिसको कहते हैं, वो है बाढ़। परानी सत्ता में बैठे लोग और यहाँ की जो मशीनरी है, जिसको आप कहते हैं मतलब ब्यूरोक्रेसी, वो सब जैसे गिद्ध की भाँति देखने पे इंतज़ार करते हैं कि कब बाढ़ आए कब और बाढ़ उससे आए? कमाया जाए। तो बाढ़ हर साल हमारे लिए है, क्योंकि बाढ़ एक अतिथि है, वो आने ही वाला होता है, बस 2 या 4-10 दिन का अंतर हो सकता है, लेकिन हर साल जिस समय में आता है। तो अभी हमारी एसओएस मिथिला टीम का, कांग्रेस परिवार का पूरा जोर जो है कि एक पैंडेमिक है, कोविड की स्थिति और उस कोविड की स्थिति में किस तरीके से अगर बाढ़ आती है तो हम किस तरीके से लोगों के बीच में खड़ा होने का वो प्रयास प्लान करें। आप कर रहे हैं। जी, प्लान चल रहा है। पहले भी पिछले सालों में भी आपने देखा होगा कि यूथ कांग्रेस का पूरा परिवार यहाँ से दिल्ली से लेके यहाँ तक आके पूरे राज्य में बाढ़ में लोगों के बीच में राहत सामग्री बाँटने का कोशिश किया। और साथ ही साथ हमारा एक उद्देश्य है कि ये सब काम है सरकार का, कि सरकार तक भले ही सरकार कुछ ना करे, लेकिन सरकार तक आवाज़ जानी चाहिए। दोस्तों, बिहार बाढ़ से परेशान है, पलायन से परेशान है। मधुबनी जिले का एकमात्र सबसे बड़ा 12 एकड़ में फैला प्राकृतिक वातावरण से परिपूर्ण आवासीय विद्यालय विवेक इंटरनेशनल रेसिडेंटल स्कूल नर्सरी से 10वीं तक की पढ़ाई करवाई जाती है विद वेल क्वालिफाइड टीचर, कोर्सेस बेस्ड ऑन CBSE पैटर्न अंडर CCTV सर्विलेंस, वेल मेंटेन्ड स्कूल गार्डन, डेली योगा क्लासेस, 4 टाइम फूड प्रोवाइडिंग,
अतः एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा वेबसाइट है www.vivek.international.org। कॉन्टैक्ट है 88 26 75 33 48। वो कि कांग्रेस से आप हैं, यूथ कांग्रेस से हैं। अभी जो आप लोगों ने कोविड में लोगों की मदद की है, इसके लिए तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। लेकिन क्या जब मोदी गवर्नमेंट आई थी 2014 में, तब से लेकर के मधुबनी ज़िला में 399 पंचायत है, एक भी पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं चलता है। पीएचसी की हालत कैसी है, एपीएचसी देख लीजिए कैसे। आप लोगों ने क्यों नहीं उस पर एक्शन लिया? और उस पर थोड़ा बताइए कि अभी भी मान लीजिए आप हेल्प तो कर रहे हैं, लेकिन ये पता नहीं जी। होगा। आप हमारे वेबसाइट पे या मेरे पोर्टल पे चले जाएं, या आप हमारे आपका सुनिए पहली बात, पूरे तरीके से हर मुद्दे पे हमने आवाज उठाई है, और हम ही नहीं, हमारे परिवार, पूरा कांग्रेस परिवार ने आवाज उठाया है। लेकिन हम लोग कैसे भरोसा करें? बेनीपट्टी से पूर्व विधायिका कांग्रेस की थी, वहां भी वैसी ही स्थिति है। वहां के जो भी बाकी विधानसभा, देखिए विधायिका थी, बाकी विधानसभाओं से बेहतर स्थिति भावना झा जी ने वहाँ पे काम किया है, और ये उदाहरण है कि वहाँ की सड़कों की स्थिति देखिए। उसके बगल में हरलाखी है, हरलाखी और बेनीपट्टी से तुलना कर लीजिए, पहली बात। लेकिन सत्ता में बैठा हुआ नीतीश कुमार है, फंड नहीं दे रहा है। जो चीजें सरकार की चीजें होती है, तो पहली बात ये करे। दूसरी बात, हम लोग मांग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। विश्वास आप क्या कीजिएगा, मीडिया में बैठे हुए दलालों से उम्मीद क्या करती है? हमारी चीज को दिखाएगा क्या? कौन दिखा रहा है? पैंडेमिक में लोग की लाशें बह रही है, गंगा में दफना बहाया जा रहा है, उसको दिखाने की हिम्मत है किसी? आप तो छोटे भाई की तरह है यहाँ पे, लेकिन किसी की औकात है दिखाने की? है मोदी के गोद में बैठा हुआ दलाल, उससे उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ के लोगों की मौत भी बात दिखा सके और कांग्रेस की बात दिखा सके? उनका तो सिर्फ और सिर्फ अपने आकाओं को खुश करने की कोशिश है। पर इस पे ध्यान रखिएगा कि एक शेर, किसी शायर ने कहा है कि बस में तेरे है जब तक किए जाए ड्रामा, हर शख्स तेरे अभी तेरी तरफ देख रहा है। जिसके घर में किसी को खोया है, जिसने अपनों को खोया है, दर्द झेला है, उसके आँख में और वो दिल में वो कसक हमेशा रहेगी, और वो बद्दुआ भी बनती है। तो इसलिए सत्ता पे बैठे लोग इतना अहंकारी न हो जाएं, और मीडिया में बैठे हुए लोग जो लोकतंत्र नहीं, जो चौथा स्तंभ कहते हैं अपने आप को, जो कहते हैं कि कहते नहीं, आप लोग कहते हैं उनको, हम लोग तो नहीं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो कहते हैं, उनको देखना चाहिए कि वो आज समझ जाए, नहीं तो इस विनाश का, इस जो भयावह स्थिति है, कल इतिहास में उनका नाम काले अक्षरों में लिखा जाएगा। का इतिहास उन्हें बहुत ही गलत तरीके से देखेगा, और आने वाली जनरेशन जो है ना, इस पे हंसेगी कि हमारे देश में जब ऐसी स्थिति थी, तो हमारे देश का लोकतंत्र का तो मुखिया तो चुप था ही, मीडिया उसके पक्ष में ढोल बजा रहा था। ठीक है, तो इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि सत्ता तो जो है ही, लेकिन उनके साथ साथ पत्रकारिता जगत भी उसको छुपाने में अपना समय व्यतीत कर रहा है। और आने वाले समय में जब आपके कलम की धार बेधार हो जाएगी, तो लोग आपको क्या देंगे वो आप ही लोग सोच लीजिए। हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, अमृतसर मधुबनी की हम बात करते हैं, क्योंकि हम लोग मधुबनी में हैं अभी। क्या लगता है मधुबनी की जो डेथ है, जो भी रेशियो रही होगी, क्या यहाँ जब बड़े-बड़े आंकड़े छुपाए गए हैं, तो मधुबनी के आंकड़े में क्या कुछ आपका अंदाज़ा है? 40 लोगों की मौत हुई है, एक-एक गाँव में 40 लोगों की मौत हुई है। अनुमान लगाना है तो जाइए शमशान घाट के आंकड़े पता कीजिए। मुजफ्फरपुर से हमारे एक दोस्त का आया कि 2 घंटे के अंदर हमने करीबन 150 लाशें जलती हुई देखी। तो सोचिए पूरे दिन में कितनी जली होगी। अनुमान लगाना है, उससे जाइए। आपको पता करना है तो डेथ सर्टिफिकेट बनवाने वाले ऑफिस में जाइए। उसमें भी सब लोग नहीं पहुंचे डेथ सर्टिफिकेट बनवाने, कुछ लोग जिनको जरूरत पड़ी है उन्होंने ही पहुंचा। कुछ लोगों को तो पता भी नहीं कोविड से कुछ ठीक है, कोविड से पैसे की बात नहीं है, पैसे की बात नहीं है। डेथ जो है, देखिए जहाँ जांच ही नहीं हो वहाँ उम्मीद क्या जा सकती है? तो देखिए सरकार छुपाएगी, लेकिन जिसके घरों में लोगों की मृत्यु हुई है, उसको कई बार मृत्यु कहना भी गलत है, इसको हत्या हम कहेंगे। अगर आपकी जान बचाई जा सकती है ऑक्सीजन देके, दवाई देके, और पैसे के बल पे भी आपको सरकार वो दिलाने में, मुहैया कराने में असफल होती है, तो वो मृत्यु नहीं, वो हत्या है, और सरकार द्वारा की गई हत्या है, चाहे वो किसी भी राज्य में हो। तो यहाँ पे तो स्थिति थी कि हमें समझ नहीं आता था, 40 लोगों की सर्दी जुकाम से मौत हो जाती है। वो सर्दी जुकाम क्या था? कोविड ही था, क्योंकि जाँच नहीं हो पा रहा था। तो बहुत बढ़िया। अभी इन्होंने कोविड में जो भी प्राकृतिक आपदा ही समझ लीजिए, इन लोगों ने मदद किया है, और आगे बाढ़ से अभी ये प्लान कर रहे हैं कि हमें उसमें भी करना है। ये एक्टिव हैं, डीएक्टिव नहीं हुए हैं, क्योंकि इनका मानना है कि हमने अभी कंट्रोल नहीं प्राप्त किया है, या प्राप्त भी किया है तो हमें आराम नहीं करना है, अभी हमें मेहनत करते रहना है, क्योंकि आगे और भी आपदाएँ आने वाली है। सही कहा इन्होंने कि जो भी यहाँ पे जितने भी जल संसाधन विभाग से जो भी कुछ काम हो रहा है, मान लीजिए बाढ़ राहत के लिए, तो वो बोरा में भर-भर के बालू दिया जाता है। उससे क्या बोल्डर की ज़रूरत है वहाँ पे, वहाँ
बालू भर-भर के दिया जाता है। कितनी जगहों पे मैंने जाके पर्दाफ़ाश किया है। तो अब शायद एक मैंने घंघोर से थोड़ा आगे एक मैंने किया था, तो अब वहाँ पे बोल्डर बनने वाला है। तो जहाँ-जहाँ ये बालू-वालू डाल के कर दिया जाता है या मिट्टीकरण कर दिया जाता है, वो है कि एक बाढ़ के लिए वो रहेगा, उसकी वैलिडिटी 1 ईयर है। मान लीजिए 5 करोड़ उसमें इन्वेस्ट हुआ, 1 साल वो चला, फिर अगले बार फिर होगा। कॉन्ट्रैक्टर खाएँगे, नेताओं को मिलेगा कमीशन, तो बंदर-बाँट चलता रहता है। बाढ़ के नाम पे तो बिहार में सबसे ज़्यादा लूट होता है। एजुकेशन, हेल्थ केयर और एम्प्लॉयमेंट, इन सब पर तो हम बात ही नहीं करना चाहेंगे। बहुत बढ़िया।